प्रस्ताव किया जाता है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है। छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्या को दूर करने के लिए मैं इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आयकर के नीचे अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये योजना करदाताओं की 2 श्रेणियों पर लागू होगा। नामतः क जिन्होंने अपनी विदेशी आय पर या परिसंपत्ति प्रकट नहीं की, और दूसरा जिन्होंने अपनी विदेशी आय प्रकट की है और या देय कर का भुगतान किया है किंतु अपेक्षित परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सके हैं। श्रेणी क के लिए अप्रकट आय परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30% या अप्रकट आय का 30% और दंड के स्थान पर अतिरिक्त आयकर के रूप में 30% का भुगतान करना होगा। इससे अभियोजन से उन्मुक्ति होगी। श्रेणी ख के लिए परिसंपत्ति मूल्य 5 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। इसमें 1 लाख रुपए के भुगतान पर दंड और अभियोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी। दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना। कार्यवाहियों की विविधता व्यापार की सुगमता में बाधा डालती है। मैं दोनों के लिए एक सामान्य आदेश के माध्यम से कर निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ। अपील की प्रक्रिया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय प्राधिकार के सक्षम अपील की अवधि के लिए दंड राशि के संबंध में करदाता का कोई ब्याज देयता नहीं होगी। इससे अतिरिक्त पूर्व भुगतान की मात्रा 20% से कम करके 10% की जा रही है और इसकी गणना केवल मुख्य कर मांग पर होती रहेगी। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में मैं करदाता को संगत वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त 10% कर दर के साथ विवरणी को पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के पश्चात भी अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। कर निर्धारण अधिकारी उसके बाद अपनी कार्यवाहियों में से इस अद्यतन विवरणी का उपयोग करेंगे। कर की सूचना देने वाले मामलों में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति हेतु एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। मैं उन्मुक्ति के इन फ्रेमवर्क को गलत सूचना देने के संबंध में लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि ऐसे मामलों में करदाता के देकर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रूप में राशि के 100% का भुगतान करना अपेक्षित होगा। खातों की लेखा परीक्षा कराने में विफलता, अंतरण मूल्य निर्धारण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा वित्तीय लेन देनों के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक जैसी कतिपय तकनीकी चूकों के लिए दंडों को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कुछ गंभीर अपराधों की रोकथाम के संबंध में सावधानी पूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन ढांचे को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। लेखा बहियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की अपराध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त छोटे अपराधों के लिए केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। शेष अभियोजनों को अपराध की प्रमात्रा के अनुपात में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इनका परिणाम अधिकतम कारावास को कम करके 2 वर्ष करते हुए केवल साधारण कारावास होगा, जिसमें न्यायालयों को उन्हें जुर्माना में परिवर्तित करने की शक्तियां होगी। कोई दंड नहीं होगा। वर्तमान में 20 लाख रुपए से कम के सकल मूल्य वाली अचल विदेशी परिसंपत्तियों का गैर प्रकटीकरण करने पर फिलहाल कोई दंड नहीं है।
मैं 1/10/2024 से भूतलक्षी प्रभाव से उनको अभियोजन से उन्मुक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दूध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं किसी अधिसूचना राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31/1/2026 तक कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। ये छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों से आगे वितरित किया जाए। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता। भारत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। ये व्यवसाय क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन सभी सेवाओं को उन पर लागू 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एक सकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने के लिए सीमा को 300 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जिससे आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार किसी आईटी सेवा कंपनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है। मैं अग्रिम मूल्य निर्धारण करार एपीए करने की इच्छुक आईटी सेवा कंपनियों के लिए आईटी सेवाओं हेतु एक पक्षीय एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। करदाता के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एपीए में शामिल होने वाली कंपनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा उसकी संबंध संस्थाओं को भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना। डाटा केंद्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को समक्ष बनाने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए मैं किसी ऐसे विदेशी निवेश के लिए वर्ष 2047 तक एक रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो भारत में डाटा केंद्र और सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। तथापि इससे भारतीय पुनर्बिक्री संस्था के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यदि डाटा सेंटर प्रदान करने वाली कंपनियां एक संबंधित कंपनी है, तो मैं उसे लागत कर पर 15% का सेफ हार्बर प्रदान करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जस्ट इन टाइम कार्य कुशलता का उपयोग बढ़ाने के लिए मैं बीजक मूल्य के 2% के लाभांतरण पर किसी ब्रांडेड वेयरहाउस और कंपोनेंट वेयरहाउस के लिए अनिवासियों को सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। लगभग 0.7% का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा। भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मैं ऐसे किसी अनिवासी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट पर देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो बॉन्डेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है। वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मैं अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक आय के लिए छूट का प्रस्ताव करती हूँ।
मैं उन सभी अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक एमएटी से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं। कर प्रशासन पे मैं भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों के लिए अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूं। कर वर्ष 2027-28 को आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी लेखांकन एवं परामर्शी प्रतिष्ठानों के वैश्विक अग्रणी बनने के विजन को साकार करने के लिए मैं सेफ हार्बर नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखाकार की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं। अन्य कर प्रस्ताव बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचित उपयोग रोका जा सके। अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक का पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। तथापि कर विमोचन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रवर्तक अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे। इससे कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22% होगा, गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए ये कर 30% होगा। विशिष्ट वस्तुओं नामतः अल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% ही किया जाएगा। तेंदुपत्तों पर दरों को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। मैं वायदा सौदों पर एसटीटी को मौजूदा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी को मौजूदा क्रम से 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। हमने वर्ष 2019 में कॉरपोरेट के लिए कराधान परिदृश्य में सुधार किया था, जिसमें कम कर दरों के साथ उनको सरलीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराई गई ताकि वे कटौतियों और छूट का दावा करने की बजाय कारोबार पर समुचित ध्यान केंद्रित कर सकें। कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कंपनियों को आगे लाई जाई गई मैट क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति केवल नई व्यवस्था में दिए जाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में उपलब्ध मैट क्रेडिट का उपयोग करके समायोजन कर देयताओं को 1/4 की सीमा तक की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मैट दर को कम करके 14% किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक संचित करदाताओं को आगे लाई गई मैट क्रेडिट उपरोक्त अनुसार उनको समायोजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब आती हूँ अप्रत्यक्ष करों पे। मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आती हूँ। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मेरे प्रस्तावों का लक्ष्य प्रशुल्क संरचना और सरल बनाना, घरेलू विनिर्माण को सहायता देना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना और शुल्क को प्रतिलोम को ठीक करना है। लंबे समय से चले आ रहे सीमा शुल्क छूटों को समाप्त करने को जारी रखते हुए मैं भारत में विनिर्मित हो रहे मदों अथवा जहां आयात नगण्य है वहां पर कतिपय कूटों को हटाना चाहती हूं। इसी प्रकार किसी विशेष मद पर लागू शुल्क की दर का निर्धारण करने की प्रक्रिया और सरल बनाने के लिए मैं प्रशुल्क अनुसूची में ही विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में कतिपय प्रभावी दरों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। अब मैं
क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावों की चर्चा करूंगी। समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादों का निर्यात संवर्धन। मैं निर्यात हेतु समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग में आने वाले विशिष्ट नवनीतियों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा को वर्तमान 1% से बढ़ाकर पिछले वर्ष की निर्यात कारोबार की FOB मूल्य का 3% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं विनिर्दिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लिए देने का प्रस्ताव करती हूँ, जो वर्तमान में चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर के निर्माण के लिए उपलब्ध हैं। मैं चर्म या वस्त्र परिधानों, चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर तथा अन्य चर्म उत्पादों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पाद के निर्यात हेतु समयावधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा। मैं बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम आयन सेल निर्माण का उपयोग करने वालों के साथ साथ बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल विनिर्माण के लिए उपयुक्त पूंजीगत वस्तुओं को दिए जाने वाले मूल सीमा शुल्क छूट को जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं सोलर ग्लास के विनिर्माण हेतु सोडियम एंटीमोनेट आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करते हूँ। नाभिकीय ऊर्जा। मैं नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात पर वर्तमान मूल्य सीमा शुल्क छूट को 2035 तक बढ़ाने और उनकी क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी नाभिकीय संयंत्रों पर लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। महत्वपूर्ण खनिज। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। बायोगैस मिश्रित CNG। मैं बायोगैस मिश्रित CNG पर देय केंद्रीय सीमा शुल्क की गणना करते हुए बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव करती हूँ। सिविल और रक्षा विमानन। मैं सिविलियन प्रशिक्षण और अन्य एयरक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। रक्षा क्षेत्र में इकाइयों द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत अथवा ओवरऑल जरूरतों को प्रयोग किए जाने वाले विमानों के पुर्जों को विनिर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क के छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं माइक्रोवेव ओवन और विनिर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट पुर्जों का मूल सीमा शुल्क से छूट का प्रस्ताव करती हूँ। विशेष आर्थिक क्षेत्र। विश्व व्यापार विघटन के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमताओं के उपयोग के बारे में उभरती चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं विशेष एक बारगी उपाय के रूप में सेज में पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा रियायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को बिक्री की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसे इस तरीके से अपनाया जाएगा कि उनका मुख्य जोर निर्यात पर रहे। DTA में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए इन उपायों को प्रचलात्मक बनाने के लिए आवश्यक विनियामक संशोधन किए जाएंगे। जीवन जीने की सुगमता। निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं हेतु सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए मैं निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20% से कम करते हुए 10% करने का प्रस्ताव करती हूँ। रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए मैं 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उनके उपचार में प्रयुक्त औषधियों, दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजन खाद्य के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट देने के लिए परियोजना 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को
जोड़ने का प्रस्ताव करती हूँ। सीमा शुल्क प्रक्रिया विकसित भारत और हमारी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और हिस्से में व्यापक वृद्धि होने वाली है। मैं इस संबंध में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए कई उपयोगों का प्रस्ताव करती हूँ ताकि वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचालन तथा व्यापार में अधिक निश्चितता के लिए कम से कम हस्तक्षेप हो। विश्वास आधारित प्रणालियां में टीयर 2 और टीयर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों, जिन्हें एईओ कहा जाता है, के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़कर 30 दिन का करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं पात्र विनिर्माताओं, आयातकों को समान शुल्क स्थगन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं। इससे उन्हें नियत समय पर पूर्ण टीयर 3 एईओ के रूप में अपना प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अधिक निश्चितता और बेहतर व्यवसाय आयोजना उपलब्ध कराने हेतु मैं सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूं। सरकार के समग्र दृष्टिकोण की मूल भावना के अनुरूप सरकारी एजेंसियों को उनके कार्गो के समाशोधन में अधिमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रत्यायन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लंबे समय में विश्वास प्राप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी ताकि प्रत्येक बार उन्हें उनके कार्गो के सत्यापन की आवश्यकता को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाले निर्यात कार्गो का फैक्ट्री परिसर से पोत तक का पूरा समाशोधन उपलब्ध कराया जाएगा। उन वस्तुओं के आयात जिनके लिए किसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, विश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा शुल्क को उनके समाशोधन की औपचारिकताओं पूरी करने के लिए स्वतः सूचना मिल जाएगी। इससे वस्तुओं के आगमन के तत्काल बाद निर्मुक्त किए जाने को सक्षम बनाया जा सकेगा। सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को स्व प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। ये सुधार अधिकारी पर निर्भर अनुमोदनों की वर्तमान प्रणाली को हटाएंगे और इससे लेन देन विलंबों और अनुपालन लागतों में कमी आएगी। व्यापार करने की सुगमता विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अपेक्षित अनुमोदनों की प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और वन्य जीव उत्पादों जो निषिद्ध कार्गो का 70% होता है के समाशोधन में शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा शुल्क द्वारा शुल्क के भुगतान के अध्ययन समाशोधित किया जाएगा। सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली CIS 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। गैर सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु AI प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। नए निर्यात अवसर हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र के बाहर समुद्री संसाधनों के आर्थिक मूल्य का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए भारतीय मछुआरों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मछली पकड़ने, पारगमन और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।
ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके अलावा ऐसी खेपों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार किया जाएगा। जीवन जीने की सुगमता। यात्रियों की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी को शासित करने वाले प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव करती हूँ। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी और अंदर लाई गई आधा अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी। ऐसे ईमानदार करदाता हैं जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं, किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करने में सक्षम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 3, माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the. आपकी अनुमति से सदन के पटल पर मैं अनुच्छेद 3, जो कि एक FRBM विधेयक से संबंधित है, जिसमें मध्य अवधि आपकी अनुमति से जो वित्त विधेयक 2025-26 है उसके आपके सामने रखती हूँ। प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ। તો બજેટ 2026 રજૂ કરવામાં આવ્યું છે અને ઘણા ફેરફારો પણ કરવામાં આવ્યા છે। ગંભીર રોગની દવાઓ સસ્તી થશે તેમજ ચામડાના ઉત્પાદનોની જે પણ વસ્તુઓ છે, જૂતા, બેગ છે તે પણ સસ્તા થવાની સંભાવના છે। તો બીજી તરફ 2047 સુધી જે ડેટા સેન્ટર પર કોઈપણ પ્રકારનો ટેક્સ નહીં લાગે। સોલાર માટેની જે સામગ્રી છે તે પણ આવનાર સમયમાં સસ્તી થશે। આ ઉપરાંત કેન્સર, ડાયાબિટીસની જે દવાઓ છે તે પણ સસ્તી થશે। ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી। સીતારમણ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વખતે ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી। તો અનેક જાહેરાતો પણ કરવામાં આવી છે। ઇક્વિટી સહાયની જો વાત કરવામાં આવે તો 10,000 કરોડ રૂપિયાના સમર્પિત એસએમઈ વિકાસ ભંડોળની શરૂઆત તેમજ આત્મનિર્ભર ભારત કોષમાં વધારાના 2,000 કરોડ રૂપિયા ઉમેરવામાં આવશે। લિક્વિડિટી સપોર્ટની જો વાત કરવામાં આવે તો ટ્રેડ સાથે એમએસએમઈ માટે 7 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ ભંડોળની ઉપલબ્ધતા અને વ્યવસાયિક સહાય વિશે વાત કરવામાં આવે તો બીજા અને ત્રીજા શ્રેણીના શહેરોમાં કોર્પોરેટ મિત્રોનો કેડર તૈયાર કરવો। આ કેડરથી એમએસએમઈને સસ્તું ખર્ચે अनुपालन आवश्यकताओने पूर्ण करवामां मदद पण मळशे। तो बीजी तरफ अनेक जे मोटी जाहेरातो करवामां आवी छे तेना विषे पण बात करी लेवामां आवे तो दिव्यांगजन सशक्तिकरणने पण भार आपवामां आव्यो छे। दरेक दिव्यांग समुदायने उद्योग अनुकूल अने विशिष्ट तालीम द्वारा सन्मानपूर्वक जीवन जीववाना अवसरो सुनिश्चित करवामां आवशे। तो आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफेक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सहायक उपकरणों उत्पादन ने વધારવા, संशोधन और विकास में रोकाण करवा અને एआई સાથે एकीकरण માટે સહાય આપવામાં આવશે। तो खेडूतो माटे एआई एग्री टूल तमज महिलाओने उद्योग माटे श्रीमार्ट, विदेश यात्रा में टीसीएस घटाडीने 2% करवामां आवशे। तो मोटर अकस्मात क्लेमनी रकमने इन्कम टेक्स मांथी मुक्ति आपवामां आवी छे। टेक्स अंदाज 34 लाख करोड़नो छे। तो एस्टिमेट आंकड़ो आपवामां आव्यो छे। केपिटल एक्सपेन्डिचर 11 लाख करोड़ और बजेट एस्टिमेट कुल अंदाजित 36.5 लाख करोड़ राखवामां आव्यो छे। तो मोटर अकस्मात क्लेमनी रकमने इन्कम टेक्स मांथी मुक्ति आपवामां आवी छे। तो टेक्स में मध्यम वर्ग ने राहत आपवानी बात पण करवामां आवी छे। आ तरफ
પૂર્વોત્તરના જે 5 રાજ્યો છે તે 5 રાજ્યોમાં બૌદ્ધ સર્કિટ પણ બનાવવામાં આવશે, તે અંગે પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો અલગ અલગ બજેટમાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે, ત્યારે કેન્સરની દવાઓ આ વખતે જે પણ દવાઓ છે તે સસ્તી બનશે, તે અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। કેન્સરની જે 17 દવાઓ છે તેના પર કસ્ટમ ડ્યુટી નહીં લાગે, ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી। 7 હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનાવવામાં આવશે, તેમજ 3 આયુર્વેદિક એમ્સ પણ બનાવવામાં આવશે। ત્યારે એ તસવીરો પણ જોઈ લો કે તમને દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે કે કઈ કઈ વસ્તુઓ હવે સસ્તી થવાની છે। તો કેન્સરની દવા તેમજ માઇક્રોવેવ સસ્તું થવાનું છે, સીએનજી બાયોગેસ પણ સસ્તું થવાનું છે। બીજી તરફ સોલર વિદેશ યાત્રા પણ સસ્તી થવાની છે આવનારા સમયમાં, તેમજ કપડાં જે છે તે પણ સસ્તા થવાના છે। આ તમામ જે અત્યારે વસ્તુઓ છે તે સસ્તી થવાની છે। કેન્સરની જે 17 દવાઓ છે તેના પર કસ્ટમ ડ્યુટી હવે નહીં લાગે અને તેના કારણે આ જે દવાઓ છે તે હવે આવનારા સમયમાં સસ્તા ભાવમાં મળવાની છે। તો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા આજે સતત 9મું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું અને આ સાથે નાણાકીય વર્ષનું આ બજેટ યુવા શક્તિથી પ્રેરિત હોવાનું જોવા મળ્યું છે અને 3 કર્તવ્યો પર આધારિત આજનું બજેટ છે। સરકારના આર્થિક રોડમેપની દ્રષ્ટિએ આ બજેટ એક વધુ મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે। કરદાતાઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને શેર બજારની નજર આવતા વર્ષ માટે થનારી જે નવી જાહેરાતો છે તેના પર ટકેલી હતી અને હવે જે તમામ જાહેરાતો છે તે કરી લેવામાં આવી છે। અને બજેટ 2026ની મોટી જાહેરાતો વિશે જો વાત કરવામાં આવે તો નવો માલગાડી રસ્તો બનાવવામાં આવશે, તે અંગે પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે। શેર બજારમાં 2000નો કડાકો જોવા મળ્યો છે। સૌથી મોટા સમાચાર આ સામે આવી રહ્યા છે, જે બજેટની અસર શેર બજાર પર જોવા મળી રહી છે। ભારતીય શેર માર્કેટ બજેટથી નારાજ જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે મોટો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે। ભારતીય શેર માર્કેટ બજેટથી નારાજ હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। સેન્સેક્સમાં 2200 પોઈન્ટથી વધુનો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે। નિફ્ટીમાં 700 પોઈન્ટનો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે। તો ભારતીય શેર માર્કેટ બજેટથી નારાજ હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। સેન્સેક્સમાં 2200 પોઈન્ટથી વધુનો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે। તો નિફ્ટીની વાત કરવામાં આવે તો નિફ્ટીમાં 700 પોઈન્ટથી વધુનો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે। ભારતીય શેર માર્કેટની આ પરિસ્થિતિ સામે આવી છે। બજેટ જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેનાથી જાણે શેર માર્કેટ નારાજ હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીંયા જોવા મળી રહી છે, કારણ કે ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે। સેન્સેક્સમાં મોટો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે, આ સાથે નિફ્ટીમાં પણ એટલો જ મોટો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે। સેન્સેક્સમાં લગભગ 2200 પોઈન્ટ જેટલો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે બીજી તરફ નિફ્ટીની જો વાત કરવામાં આવે તો નિફ્ટીમાં પણ લગભગ 700 પોઈન્ટ જેટલો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે। બજેટ 2026ની મોટી જાહેરાતો વિશે પણ આપણે વાત કરી લઈએ તો નવો માલગાડી રસ્તો બનાવવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ઇન્ફ્રા પર મોટો ખર્ચ કરવામાં આવશે। આ તરફ રેર અર્થ કોરિડોર પણ બનાવવામાં આવશે। ટેક્સટાઇલ સેક્ટર વિશે પણ વાત કરવામાં આવી છે કે દેશમાં મોટા ટેક્સટાઇલ પાર્ક્સ બનાવવામાં આવશે। દવાઓના ક્ષેત્રમાં શક્તિ 10,000 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ સાથે બાયોફાર્મા શક્તિ યોજના શરૂ કરવામાં આવશે, જે અંતર્ગત 3 નવી સંસ્થાઓ પણ ખુલશે। તો ચીપ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવામાં આવશે, એટલે કે ભારતનું પોતાનું સેમિકન્ડક્ટર મિશન ISM 2.0 લોન્ચ કરવામાં આવશે। ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। મોબાઈલ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક્સના જે સ્પેર પાર્ટ્સ બનાવવા માટે બજેટ વધારીને 40,000 કરોડ રૂપિયા કરી દેવામાં આવ્યું છે અને 6 એવા મોટા જે ક્ષેત્રો છે તેના પર સરકારનું ખાસ ફોકસ રહેલું જોવા મળ્યું છે। વ્યૂહાત્મક મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે કે નવા અને જરૂરી ક્ષેત્રોમાં ઉત્પાદનની ક્ષમતા વધારવી, જૂના ઉદ્યોગો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, એટલે કે જૂના પડી ગયેલા ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોને ફરી જીવંત કરવા માટેના પ્રયાસ કરવામાં આવશે। નવા ઉદ્યોગો વિશે અને નાના ઉદ્યોગો વિશે પણ વાત કરવામાં આવી છે કે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને ગ્લોબલ ચેમ્પિયન બનાવવામાં આવશે। ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર પણ ધ્યાન રાખવામાં આવશે। રસ્તાઓ, રેલવે અને અન્ય પાયાની સુવિધાઓને જબરદસ્ત મજબૂતી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે। તો અમારી સાથે હાલ સંવાદદાતા સિદ્ધાર્થ જોડાઈ ગયા છે। સિદ્ધાર્થ, જે પ્રમાણે હવે બજેટ 2026ની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે, કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે? લોકોનું કયા પ્રકારનું રિએક્શન જોવા મળી રહ્યું છે?
લોકોનું રિએક્શન જે છે સીધે સીધું સેન્સેક્સ પર એટલે કે શેર માર્કેટ પર જોવા મળી રહ્યું છે એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે 2400 થી 2500 પોઈન્ટનો કડાકો આવ્યો હતો, રિકવર થઈ રહ્યું છે, 1000 પોઈન્ટ જેટલું રિકવર થયું છે, પરંતુ હજી પણ સેન્સેક્સ જે છે તે 1500 પોઈન્ટ માઇનસ ચાલી રહ્યું છે અને નિફ્ટી 50 પણ 500 પોઈન્ટ માઇનસ ચાલી રહી છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે બજેટની જાહેરાત થતી હોય છે તો લોકો એવી આશા અપેક્ષા સાથે હોય છે કે મધ્યમ વર્ગ કે જે સૌથી વધારે પરચેસિંગ પાવરની અપેક્ષા સાથે આગળ વધતો હોય છે અને તેમને આશા હોય છે કે આ વખતે કંઈક ખરીદી વધુ કરીશું, ટેક્સ સ્લેબમાં રાહત મળશે તો તેમાં, પરંતુ ના તો જૂના ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો, ના નવા ટેક્સ સ્લેબમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યો, સાથે જ જે કેપિટલ ગેઇન હતો તેમાં પણ એક બદલાવ થઈ ગયો છે. એટલે કે સેન્સેક્સને જે બાયબેક શેર્સમાં પણ ટેક્સ ગેઇન છે તે નાખવામાં આવ્યો છે, ભલે તે 0.5% છે, પરંતુ તેની અસર પણ અત્યારના સ્પષ્ટ જોવા મળતી હોય માર્કેટમાં તેવું લાગી રહ્યું છે. જોકે જે સેન્સેક્સ છે તે રિકવરીના પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, છતાં પણ હજી પણ 1000થી પણ વધુ પોઈન્ટ માઇનસમાં ચાલી રહ્યું છે. સ્પષ્ટ છે કે જે બજેટ સાથે આશા અપેક્ષાઓ હતી તે માર્કેટને જોવા નથી મળી. 1 તારીખ છે, રવિવારનો દિવસ છે, માર્કેટને આશા હતી કે આજે ચાલુ રાખીએ આપણે માર્કેટ તો સારું એવું માર્કેટ અપ થશે, જે થોડા સમયથી પાછળ પડી ગયું હતું, પરંતુ જે હવે 80,000ની સપાટી છે તે પણ એક વખત ગુમાવ્યા બાદ રિકવરીમાં જોવા મળી રહ્યું છે સેન્સેક્સ અત્યારના. પરંતુ સ્પષ્ટ છે અહીંયા આગળ કે જે બજેટની આશા અપેક્ષાઓ હતી, જે પરિસ્થિતિ વિચારી રહ્યું હતું માર્કેટ, તેવું જોવા નથી મળ્યું. ઘણી બધી વસ્તુમાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે બજેટમાં, પરંતુ તે બજેટની જે સકારાત્મક વસ્તુઓ છે તેમાં પરિવર્તિત નથી થઈ રહ્યું તેવું લાગી રહ્યું છે. સિદ્ધાર્થ, અહીંયા સરકારી બેંક વિશે જો વાત કરવામાં આવે તો સરકારી બેંક સેક્ટરમાં પણ સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, લગભગ 3.5% જેટલો ઘટ્યો છે, એટલે તેની કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી શકે છે? અત્યારના જે છે લોકોની અલગ અલગ પરિસ્થિતિ જે છે તે જોવા મળી રહી છે અને અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ છે તે પણ આપણે દર્શકોને દેખાડી રહ્યા છે. જે સુરતથી પણ ન્યૂઝ રૂમ સંવાદદાતા જોડાઈ ગયા, તેમની સાથે પણ વાત કરીએ. તો બજેટ 2026ની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે અને અલગ અલગ રિએક્શનો પણ સામે આવી રહ્યા છે. આવતી હોય છે કે કપડું બનવાથી લઈ કલર થાય છે અને ત્યારબાદ તેના પર વેલ્યુ એડિશન થતી હોય છે, એટલે કે સૌથી મોટો ઉદ્યોગ આ બે છે. આપણી સાથે ઘણા બધા આગેવાનો છે. આપણે શરૂઆત કરીએ દિનેશભાઈથી. દિનેશભાઈ, જે પ્રકારનું બજેટ હતું, શું કહેશો, કેટલી આશા અને કેટલી પૂરી? આ બજેટની અંદર જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરને ઘણી આશાઓ હતી, કારણ વર્લ્ડ વાઇડ જે પ્રમાણે યુદ્ધના માહોલના કારણે અને અમેરિકાના ટેરિફના કારણે જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરનો જે ગ્રોથ થવો જોઈએ એ ગ્રોથ અટકી ગયો હતો. આ ગ્રોથને વધારવા માટેની અમારી જે 2-3 મુખ્ય માંગણીઓ હતી, એમાં ખાસ કરીને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનની અંદર વિદેશમાંથી જે માઇનરો આવે છે એ 4% હર્બલ ટેક્સ નાબૂદ કરીને બેલ્જિયમની કેરેટ ટેક્સ સિસ્ટમમાં લાવવા માટેની અમારી માંગણી હતી, કે જેથી કરીને ભારત, ખાસ કરીને ગુજરાત એ રફ ટ્રેડિંગ હબ બની શકે અને નવી રોજગારીની તકો ઊભી શકે. બીજું, અત્યારે જે પ્રમાણે ગોલ્ડ અને સિલ્વરના પ્રાઇસ વધતી જાય છે એના કારણે પ્લેટિનિયમ અને ગોલ્ડ આર્ટિકલ્સ ઉપર જે ડ્યુટી ડ્રોબેકની અમારી ડિમાન્ડ હતી કે મળવું જોઈએ, એ પણ આની અંદર ડિક્લેરેશન થયું નથી. અને આમ તો ગોલ્ડની જે ટેક્સેશનની ઘણી અપેક્ષાઓ હતી કે ટેક્સ ઘટાડવામાં આવશે, જે પ્રમાણે હાઈ ટેક્સેશનના માળખાના કારણે પ્રાઇસના કારણે જે ગોલ્ડની પ્રાઇસ વધતી જાય છે અને એક્સપોર્ટને ઇમ્પોર્ટરને જે અત્યારે ગોલ્ડ પરચેઝ કરવું પડે એની અંદર જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધી જતું હતું, એમાં કંઈક જો ટેક્સેશન ઘટાડ્યું તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઘટત ને વર્કિંગ કેપિટલની અંદર થોડી રાહત થાત. પરંતુ 2-3 નાની બાબતો છે જેનું ક્લિયરિફિકેશન આવશે ત્યારે નાનો જે કાંઈ, એને ખાસ કરીને ડાયમંડ વર્કર કારીગરનો, રત્ન કલાકાર કારીગરો માટેની સ્કિલ ડેવલપ કરવા માટેનું બજેટની અંદર ફાળવણી કરવામાં આવી છે અને એક 10,000 કરોડ રૂપિયા સમગ્ર MSME સેક્ટરની જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે એની અંદર ફાળવણી કરવામાં આવી છે. એની અંદર લેબગ્રોન ડાયમંડ કે નેચરલ ડાયમંડ કે કઈ પ્રકારનું એનાલિસિસ થાય ત્યારે ખબર પડે. બિલકુલ, રત્ન કલાકારો માટેની રજૂઆત હતી તે પાર થઈ છે. આપનું નામ શું કહેશું? જી, મારું નામ વિજય માંગુકિયા છે અને જે રીતે બજેટની અંદર અપેક્ષાઓ હતી એના અંદર આપણે વધારે તો એની પાસેથી મેળવી નથી શક્યા, પણ ભવિષ્યમાં જો ઘણા ક્લેરિફિકેશન આવે તો આપણને ફક્ત માહિતી જ નહીં પણ ઇન્ફોર્મેશન પણ પ્રાપ્ત થશે. જે રીતે ઈ કોમર્સ સેલ થતું હતું એની લિમિટ હતી 10 લાખ રૂપિયાની, કે આપણે કોઈ બી ઈ કોમર્સમાં સેલ કરેલું ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ હોય એની 10 લાખ રૂપિયાની લિમિટ હતી, એ વધારી અને એમને અનલિમિટેડ કરવામાં આવ્યું છે કે તમે ઈ કોમર્સમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ગમે તે રેટથી વેચી શકશો. અને આની સાથે EODBને પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું, જેથી જે સેલ થયેલી પ્રોડક્ટ રિટર્ન આવે તો એને અંદર ડ્યુટી ન લાગે એવા પણ પ્રયત્નો કરવાના આવ્યા છે.
આની સાથે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનની અંદર જ્યારે જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓ ત્યાં છે તો અત્યાર સુધી જે ટેરિફ જેવા ઇસ્યુ નહોતા, તો આ ટેરિફના કારણે લોકોને કાર્ય જે કંપનીઓ સાથે ચાલતું હતું એ કામ બંધ થયું હતું. તો ગવર્મેન્ટે જે છૂટ આપી છે કે DTA ની અંદર સેલ કરી શકાય, સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનમાંથી